हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, इस बैच का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल को, वर्कशीट को ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है। आंसर शीट भी दे दी गई है। मैं एडवाइस दूंगा आपको कि किसी भी सेशन का वीडियो देखने से पहले उसकी पीडीएफ फाइल को जरूर पहले सॉल्व कर लें, मतलब जो वर्कशीट हो उसको पहले सॉल्व कर लें, साथ ही साथ आंसर से मैच कर लें, तब वीडियोस को देखें। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। किसी भी सेशन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेके, ऑप्शन को लेके, मीनिंग को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपके बैच में चैट का ऑप्शन है। वहाँ पर आप अपना अपना जो प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफाई करिए, मैं ज़रूर उसे आंसर करूँगा। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप चाहें तो मेरे इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें मुझे, मैं तब भी आपको समय मिलते ही आंसर करूंगा। चाहे तो आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर, इस पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को भेजें, मैं फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? या फिर जो चैट का ऑप्शन है आपके बैच में ही, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करें। हर हाल में आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, देखिए सामने स्क्रीन पे आपको क्लोज टेस्ट दिख रहा है, मैं उसे समझाऊंगा, फटाफट समझिएगा। लिखा हुआ शुरू में ही स्पेस है। सीरियस कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, गंभीर चिंता, ओवर द शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड डिलेज इन की रिक्रूटमेंट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो टीचिंग स्टाफ को लेकर जो की जो शॉर्टेज है, कमी है, साथ ही साथ जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो रिक्रूटमेंट्स होने चाहिए, नए नए टीचर्स, नए नए स्टाफ की जो भर्तियां होनी चाहिए, उसमें जो डिले हो जाता है, इस बात को लेकर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है और उसका ये काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब भी कभी कोई कमेटी बनाई जाती है, कोई क्लास बनाई जाती है, कोई पैनल या ग्रुप बनाया जाता है, तो जो उसका विषय होता है ना सर, उसको आप हमेशा ऑन से ही रिलेट करेंगे। मैंने नंबर वन नहीं बताया, क्योंकि नंबर वन तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप थोड़ा और आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे तो मैं जानता हूं यहाँ पर आंसर एक्सप्रेसिंग होगा, लेकिन क्या है कि आप तो नहीं जानते ना, तो आपको आगे बढ़ के देखना होगा, समझना होगा। मैंने इसलिए नहीं तुरंत बताया था क्योंकि आप जाने कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है किसी क्लोज टेस्ट को। लिखा हुआ है जो टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं उनके रिक्रूटमेंट्स में जो डिलेज हो जाते हैं, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है? तो ऑन हुआ और चिंता व्यक्त की, तो आप एक्सप्रेस ही तो करेंगे, शो नहीं करते सर। अपनी चिंता दर्शाते हैं सर, हम अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं। चीजों को व्यक्त करना, उन्हें एक्सप्रेस करना कहा जाता है। डिपिक्ट का मतलब दर्शाना, लेकिन खास तौर पे लिख करके दर्शाना। कुछ भी बना करके दर्शाया जाए तो वो डिपिक्ट करना कहा जाएगा। एक्नॉलेज करने का मतलब तो एक तरीके से अग्री करना हो सकता है। एक्नॉलेज करने का मतलब है पॉजिटिव वर्ड है। आपने मदद की, आपने एफर्ट्स लगाए और आपके एफर्ट्स को लोगों ने एक्नॉलेज किया। मेरी बात, आप जैसे आप अभी स्ट्रगलिंग हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे, मतलब बोलेंगे सबसे, आपसे भी कहेंगे कि हाँ आपने खूब मेहनत की। दिस इज कॉल्ड टू एक्नॉलेज समबडीज एफर्ट्स, पॉजिटिव वर्ड है। तो चिंता व्यक्त करना मतलब कंसर्न्स को एक्सप्रेस करना। जैसे मैंने कहा, ये देखिएगा, पैनल ऑन, एक पैनल बनाया केंद्र सरकार ने जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर,
ठीक, न्यायिक सुधार को लेकर एक पैनल बनाया गया। तो ये पैनल का काम है ना, ये पैनल का टास्क है, मुद्दा है, तो बीच में क्या लगाया गया? ऑन लगाया गया। ये देखिएगा, लेक्चर ऑन प्रेपोजिशन या क्लास ऑन प्रेपोजिशन। ये देखिए लेक्चर है और ये लेक्चर का टॉपिक है ना। देखिए किससे जोड़ा गया? प्रेपोजिशन ऑन से जोड़ा गया। ये तरीका है सर, ठीक है। ऑफ नहीं बोलते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं। वैसे जैसे बोलते समय लोग बोलते नहीं कि आज ना नाउन की क्लास चलेगी, आज नाउन की क्लास होगी, तो की अंग्रेजी तो ऑफ होती है, क्लास ऑफ नाउन, लेकिन क्लास ऑफ नाउन नहीं होता, क्लास ऑन नाउन होता। जैसे कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार ने डीमोनेटाइज किया था करेंसी को, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस पर बहुत सारी डिबेट्स हुई थी। मान लीजिए आपने भी डिबेट की अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यू पीपल हेल्ड अ डिबेट विद योर फ्रेंड्स ऑन डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। मुद्दे को हमेशा प्रेपोजिशन ऑन ही चाहिए, याद रखिएगा आप हमेशा इस बात को। अच्छा, तो हैज, उसने क्या कहा हैज की, दैट, ये देखिए दैट लगाया गया और दैट का मीनिंग है की, तो ये नरेशन हो गया एक तरीके से। तो कमिटी ऑर्डर नहीं करती सर, कंडेम कर सकती है अगर उसने ऐतराज व्यक्त किया हो एक तरीके से, मतलब उसको खराब लगा हो। थ्वाट करने का मतलब है एक तरीके से रोकना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, अपोज करना जिसको कहा जा सकता है, विरोध व्यक्त करना, दिस इज कॉल्ड टू थ्वाट, अपोज करना या विरोध व्यक्त करना। तो पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या कमिटी ने अपोज किया था, है ना, तभी तो पता चलेगा। तो रिस्ट्रेन करना, अपोज करना, थॉट का मीनिंग है सजेस्ट करने का मतलब आप जान रहे हैं, सुझाव देना। तो क्या हुआ होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो कमेटी बनाई गई उसने ये ऑर्डर दिया, ये तो हो नहीं सकता। कंडेम भी नहीं होगा सर, या तो एक तरीके से विरोध किया होगा या फिर कोई सुझाव दिया होगा। और देखिए सुझाव ही दिया है, सजेस्ट किया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं या पीएचडी को जो पढ़ रहे हैं, जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो आप उसे लर्न नहीं करते, स्टडी नहीं करते, डू नहीं करते, आप केवल कोर्स परस्यू करते हैं। जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, बीए को आप परस्यू कर रहे हैं, किसी भी डिग्री को, किसी भी कोर्स को परस्यू किया जाता है, उसको पढ़ना मतलब उसे परस्यू करना बोला जाता है। तो आप उसे परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस विषय पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, उसने ये सुझाव दिया कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, बी मेड, उनसे ये कहा जाना चाहिए टू टीच सम कोर्सेज, क्योंकि शॉर्टेज है ना टीचिंग स्टाफ का। तो जो वहां पे पीएचडी होल्डर्स है, जो पीएचडी कर रहे हैं, है ना, पीएचडी जो परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे ये कहा जाए कि वो कुछ कोर्सेज को पढ़ाएं, है ना। और कौन से लेवल पे पढ़ाएं? ये देखिए डिग्री लेवल पे पढ़ाएं। सर किसी भी लेवल के लिए एट ही तो लगाते हैं, आप बताइए। जैसे 1 2 3 ये लेवल है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो एट 3, आप नंबर 3 पर है तो यू आर ऑन नंबर 3 नहीं, यू आर एट नंबर 3, है ना। आई एम एट नंबर 2। जो लेवल है, जो स्तर है, उसको हमेशा एट ही तो कहा जाएगा। तो डिग्री लेवल पे कुछ कोर्सेज वो पढ़ाएं, इसीलिए एट लगा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे के ऑप्शंस तो अगली स्लाइड में दिए गए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी चिंता व्यक्त की है टीचिंग स्टाफ का जो शॉर्टेज है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, और सुझाव दिया है कि जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कहा जाए, उनको मौका दिया जाए इनफैक्ट कि वो डिग्री लेवल पे कुछ कोर्सेज को पढ़ाए, उनको चांस मिले। देखिए यहाँ तक तो हो गया था हमारा, आपका यहाँ से रह गया सम फाइनेंशियल सपोर्ट। तो विद लगाइए ना सर, विद सम फाइनेंशियल सपोर्ट। जब आप किसी से कह रहे हैं कि आप कुछ कोर्सेज पढ़ाएं इस लेवल पे और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, भाई उन्हें कुछ सपोर्ट भी तो मिलेगा ना, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो बाय थ्रू फ्रॉम क्या होता है सर? जो चीज आपको दी जाएगी तो विद ही तो लगाइए। टू, इससे क्या होगा? जो क्राइसिस है फैकल्टी शॉर्टेज का, जो फैकल्टी की कमी की जो समस्या है, जब वो पीएचडी परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स को कहा जाएगा पढ़ाने को, तो ये क्राइसिस पूरी तरीके से अगर खत्म नहीं हो जाएगा तो कम तो पड़ेगा ना सर। कम पड़ने के लिए क्या एग्रीवेट आता है? नहीं। क्या हैम्पर आता है? हैंडल आता है? नहीं सर, मिटिगेट आता है।
मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है सर। समस्याओं को कम करना, चिंताओं को कम करना, क्राइसिस कम करना, शॉर्टेज की कमी को दूर करना, ठीक है, शॉर्टेज दूर करना, वो सब मिटिगेट में आता है। जैसे कोई गुस्से में है, गुस्सा शांत होना, मिटिगेट करना। समझ रहे हैं? हाँ, किसी को बहुत तंगी है, आर्थिक तंगी, तो उसके घर में किसी को नौकरी मिल गई तो अब उसकी आर्थिक तंगी कुछ हद तक कम हो जाएगी, तो मिटिगेट करेगी। जो भी प्रॉब्लमेटिक है, जो कुछ भी समस्या से संबंधित है, उसका कम पड़ना, उसका मिटिगेट करना ही कहा जाता है। सर एग्रीवेट मतलब तो और बढ़ जाना होता है। चीजें जब एग्रीवेट करती हैं तो इंक्रीज कर जाती। हैम्पर का मतलब होता है व्यवधान डालना, व्यवधान डालना, ठीक है, हैम्पर करना, व्यवधान डालना, ये मीनिंग, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, डिसरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, ये है हैम्पर का मीनिंग, परेशान करना। तो फैकल्टी शॉर्टेज की समस्या इससे कम हो जाएगी। द डॉक्यूमेंट वॉज प्लेस्ड इन पार्लियामेंट, यही जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेके, इसने जो सुझाव दिए, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट में प्लेस किया गया, सदन के सामने रखा गया, सदन के पटल पर रखा गया। जस्ट बिफोर इट एडजर्न्ड साइनेडाई, साइनेडाई का मतलब है अनिश्चित काल के लिए। इट्स अ फ्रेज, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेज। साइनेडाई का मतलब है जो चीज अब रोक दी गई है और कब रिज्यूम होगी नोबडी नोज। जैसे देखिए ना, जो भारत का सदन है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, वो कोविड-19 के बाद से कहाँ चल रही है, उसे साइनेडाई एडजर्न कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए उसे एडजर्न कर दिया गया। याद रखिए सर, किसी भी संस्थान को, पार्लियामेंट हो या कोर्ट हो, जब उसे एडजर्न किया जाता है तो वो अपने आप नहीं, एडजर्न किया जाता है। जैसे आप देखिए, जज अक्सर बोलता है, फिल्मों में आपने सुना होगा, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, सुना होगा ना सर? ध्यान से देखिए, ये पैसिव है। एडजर्न थर्ड फॉर्म है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर के बाद V3, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है सर ये। मेरी बात से अग्री कर रहे होंगे आप सभी लोग। इज एम आर के बाद जब थर्ड फॉर्म आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। अच्छा, आपको सर इज नहीं लगाना चाहिए, जानते, क्योंकि आपका सेंटेंस, आपका पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पास्ट में, ये देखिए दैट लगाया गया, यहीं पे मैंने बताया था ना कि दैट लगा, नरेशन हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर सजेस्टेड, और फिर ये देखिएगा ध्यान से, द डॉक्यूमेंट वॉज प्लेस्ड, यहाँ देखिए यहाँ से पास्ट में है ना, तो पास्ट में ही प्लेस किया गया था, पास्ट में ही पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया गया, तो इसीलिए पार्लियामेंट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब तो होना चाहिए, इज होना नहीं चाहिए। या तो हैड बीन हो जाए या तो वॉज हो जाए। तो हैड बीन आप क्यों लगाएंगे, वॉज लगाइए। जस्ट बिफोर इट वॉज एडजर्न्ड सैनिटाइज, है ना, उसे एडजर्न कर दिया गया, उससे ठीक पहले। जब प्रेजेंट में एडजर्न किया गया तो इज लगाया गया, और तो जब पास्ट में एडजर्न किया जाएगा तो वॉज लगाइए, हैड बीन क्यों लगाएंगे। द कमिटी फील्स, कमिटी को लगता है दैट डिले इन द रिक्रूटमेंट, की जो देरी की जाएगी रिक्रूटमेंट में, भर्तियों में, ठीक है। और रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का हमेशा एक प्रोसेस होता है सर, पीरियड नहीं होता है। मतलब भर्ती प्रक्रिया होती है, हिंदी में आपने सुना होगा ना, भर्ती प्रक्रिया। तो वो भर्ती चूंकि एक प्रक्रिया है, तो आप प्रोसेस लगाइए, पीरियड क्यों लगाएंगे, शेड्यूल या एक्टिविटी क्यों लगाएंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब डिले हो जाएगा, किसके रिक्रूटमेंट में, टीचर्स और फैसिलिटेटर्स के रिक्रूटमेंट्स में जब डिले किया जाएगा, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स जिन्हें फैसिलिटेटर्स भी कहा जाता है, और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वाइस चांसलर्स की पोस्ट होती हैं, इन पोस्ट के अपॉइंटमेंट में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर डिले हो जाएगा, तो उससे समस्याएं ही तो उत्पन्न होंगी ना। जब टीचिंग स्टाफ नहीं होगा तो क्या इंस्टीट्यूट बढ़िया चलेगा ना। उनके अपॉइंटमेंट में जब डिले किया जाएगा तो दुनिया भर की समस्याएं ही तो उत्पन्न होंगी। तो वही लिखा है, लीड्स टू, इससे ये समस्या उत्पन्न होती क्या, ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थानों में एकेडमिक स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड, जब अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा या नीचे आ जाएगा, सर नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो शिवर, डिक्रीजिंग, लोअरिंग, लेसनिंग, लोअरिंग हो जाएगा। स्टैंडर्ड लो करता है ना एक तरीके से, है ना, अप या लो, तो लोअर हो जाएगा एक तरीके से, डिक्रीज नहीं करेंगे।
डिक्रीज तो जैसे किसी की इंपॉर्टेंस डिक्रीज कर रही हो, प्राइस डिक्रीज कर रहा हो। शिवर का मतलब कांपना होता है, जब बॉडी आपकी शिवर करे यानी कि कांप रहे हो। लेसन का मतलब कम करना होता है, खर्च के लिए इस्तेमाल होता है। खर्च किसी काम को करना, लेस करना होता है। और हो जाना, ये लोअर होना होता है। लोअर एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, लेसन किया जाएगा एक तरीके से। जैसे कहा जाए कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कम किया, तो यू लेसेंड योर एक्सपेंसेस, आपने उन्हें कम किया है ना, ठीक है। और कम हो जाए तो वो एक तरीके से लो कहा जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, मैं वैसे इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर से फटाफट देख लीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मेरा बैच जो चल रहा है, उसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। जी, ये देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मेरा जो बैच चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाएँगी। आप इन्हें देख लीजिएगा और अभी फ़ीस सिर्फ़ इतनी है। मैं आपको एडवाइस दूँगा कि फट से आप एडमिशन ले लीजिए, वरना 1 हफ़्ते के बाद इसकी फ़ी जो है वो 399 की जा सकती है। फिर आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा और जमा करना पड़ सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं कि आप हर सेशन का वीडियो देखने से पहले पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पढ़ जरूर लिया करें, उसको पहले सॉल्व कर लें, ताकि आप जान सकें कि आप ऑलरेडी कितना कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप पहले से कुछ करेंगे नहीं, तो आपको लगेगा आप सिर्फ सीख रहे हैं। सिर्फ सीखना ठीक नहीं है, टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना भी अपने आप को ज़रूरी है, कि बिना किसी के हेल्प के मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर मैं हेल्प लेके कितना कर सकता हूँ, ये ज़रूरी है। पढ़िए, इन सितंबर 2011 हिंदुस्तान टाइम्स डिड अ स्टडी। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, जानते ही हैं आप सभी लोग। उसने एक स्टडी की दिल्ली में एंड रिपोर्टेड, और क्या रिपोर्ट दिया, दैट नंबर ऑफ मलेरिया एंड डेंगू केसेस, कि जो मलेरिया और डेंगू के केसेस की जो संख्या है, द नंबर ऑफ malaria and dengue cases at the time were actually thrice as many as revealed by the city authorities. City authorities ने जो संख्या बताई थी कि मलेरिया और डेंगू के इतने केसेस हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की स्टडी में पता किया गया कि उसके 3 गुना केसेस थे। मान लीजिए कि सिटी अथॉरिटीज ने बताया हो कि 100 केसेस हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स की स्टडी में पता चला कि 300 केसेस हैं, ठीक है, 3 गुना ज्यादा केसेस थे। अच्छा, अर्लियर इन मुंबई द स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्ड, इससे संबंधित एक और बात कही जा रही। पहले मुंबई की राज्य सरकार ने क्लेम किया था क्या, दैट 145 पीपल डाइड ड्यू टू मलेरिया इन 2010। मुंबई गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 2010 में वहां पर 145 लोग मर गए थे मलेरिया से, 2010 में। उसे भी एक्सपोज किया गया, वॉज एक्सपोज्ड लाई, कि वो भी झूठ था। वो कैसे पता चला था, आफ्टर प्रजा, अ सिटी एनजीओ, ये कोई एनजीओ है जिसका नाम प्रजा, उसने एक्सपोज किया कि ये 145 नहीं था, वो कुछ और था। आगे पता चलेगा। एक्सट्रैक्टेड फिगर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेप, सरकार से फिगर्स पता किए, निकाले। एक्सट्रैक्ट का मतलब फेच करना, निकालना। और उसमें क्या पता चला, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ, फॉलोइंग एन आरटीआई पिटीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पता चला कि 1190 डेथ्स हैं। प्रजा ने ये रिवील किया, प्रजा जो कि एनजीओ है। स्टेट गवर्नमेंट ने बताया था कि 145 डेथ्स हुई हैं, लेकिन एनजीओ ने अपनी रिपोर्टिंग में बताया, आरटीआई पिटीशन से जो उन्हें पता चला, कि 1190 लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ मलेरिया इन 2010 इन मुंबई। दिस सीम्स टू बी अ हैबिट, ये एक आदत जैसी है। कैसी आदत जैसी, कि केसेस ज्यादा हो, डेथ ज्यादा हो, नंबर्स ज्यादा हो, उन्हें बताया कम जाए। दिस इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है, संख्या जब कम करके बताई जाए। अ पेपर इन द लीडिंग यूके मेडिकल जर्नल द लैंसेट, ये कोई मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है, ठीक है, जो मेडिकल जर्नल किसी पत्रिका को कहा जाता है, लैंसेट। उसने क्या पब्लिश किया, फॉलोइंग नेशन वाइड इंटरव्यू, देश भर में इंटरव्यूज कराए लैंसेट ने, और फिर उसने कुछ पब्लिश किया होगा। कैसे, अच्छा, अंडरटेकन बाय एन इंटरनेशनल टीम, वो इंटरव्यूज एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने लिए थे देश भर में, और क्या पब्लिश किया था, दैट की
द नंबर ऑफ मलेरियल डेथ्स, मलेरिया की वजह से होने वाली डेथ्स ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर मे बी एज हाई एज 2,05,000। मतलब हर साल हिंदुस्तान में देश भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मलेरिया से मर जाते हैं। ये यूके मेडिकल जर्नल लैंसेट ने देश भर में जब सर्वे कराया तो ये न्यूज पब्लिश की, which is many times the World Health Organization figures of about 15,000। अब आप समझिए, WHO का फिगर 15,000 का रहा है प्रति वर्ष, लेकिन लैंसेट ने देश भर में जब इंटरव्यू लिए, सर्वेस कराए, तो पता चला कि 2,05,000 के आसपास लोग मर जा रहे हैं ड्यू टू मलेरिया एवरी ईयर इन इंडिया, वाइल द लैंसेट पेपर हैज बीन डिस्प्यूटेड। हालांकि लैंसेट पेपर की जो फाइंडिंग्स हैं कि इतने लोग मर जा रहे हैं जबकि WHO ये कह रहा है, इस पे संदेह किया जा सकता है ना, ये पूरी तरीके से कुछ फेयर नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो गैप है इसमें कुछ तो सत्यता होगी ही ना, वही लिखा है। इट इज क्लियर दैट देयर मस्ट बी ग्रॉस अंडर रिपोर्टिंग। ग्रॉस मतलब कंप्लीट, ग्रॉस इनकम होती ना, कंप्लीट इनकम, बहुत ज्यादा जिसको कहा जा सकता है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरियल डेथ्स। लेकिन ये तो तय है कि भारी संख्या में मलेरियल डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग तो हो रही है। WHO ने जो 15,000 बताया, 15,000 तो नहीं होगा, भले ही 2,05,000 ना हो। वुडंट दैट बी वन ऑफ द बिग रीजंस? क्या नहीं लगता कि ये एक बड़ा कारण है वाई मलेरिया विच इज इजिली क्योर्ड इफ प्रॉपरली ट्रीटेड, कि मलेरिया जिसे आसानी से क्योर किया जा सकता है अगर ढंग का ट्रीटमेंट दिया जाए, टाइमली डायग्नोसिस के बाद, कंटिन्यूज टू किल सो मेनी इंडियंस। इसी वजह से बहुत भारी संख्या में इंडियंस मरते रहते हैं, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा पा रहा है या दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पता चल जाए, सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाए, तो मलेरिया को इजीली क्योर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में इंडियंस हर साल मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग हो रही, बताया ही नहीं जा रहा है कहीं पर कि ऐसी कोई बात है। तो ये था पैराग्राफ। आगे बढ़ेंगे, आंसर्स क्वेश्चंस देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन 2011 वाज। कैसे थे वो? 3 गुना ज्यादा थे सर। हिंदुस्तान की स्टडी में यही तो पता चला था, 3 टाइम्स हायर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 3 टाइम्स ज्यादा थे। समझ में आया आपको? ये देखिए, 3 टाइम्स द नंबर्स रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज। रिवील मतलब बताना, दर्शाना, खुलाना। ये देखिए, नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द हैबिट। हैबिट वर्ड किसके लिए आया? अंडर रिपोर्टिंग के लिए, कि केसेस ज्यादा हो और बताए कम जाए। तो फाइलिंग आरटीआईज नहीं। एक्सपोजिंग द अथॉरिटीज इनकॉम्पिटेंस, अथॉरिटीज की अयोग्यता को एक्सपोज करना हैबिट। कंडक्टिंग स्टडीज एंड सर्वेज इन टाउन्स एंड सिटीज, देश भर में अलग अलग जगहों पे सर्वेज कंडक्ट कराना, ये हैबिट है। या हाइडिंग द रियल फिगर्स ऑफ मलेरिया केसेस, ये हैबिट है, कि वास्तविक केसेस ना बताया जाए। अंडर रिपोर्टिंग को हैबिट के रूप में यहां बोला गया है। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आप अपने स्टडी को शुरू कर रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच है। इसे आप तुरंत ज्वाइन कर लें। अगर आपके नोन में जिसको भी इस बैच की नीड हो तो उसको इन्फॉर्म कर दें। अगर आपको जीरो से इंग्लिश सीखनी है, आपको सब कुछ पता करना है इंग्लिश में, ठीक है, फ्रॉम जीरो, जिसको आप जीरो टू हीरो कह सकते हैं, तो ये बैच बेस्ट बैच है। अभी फी इसकी सिर्फ 999 है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। नंबर 3, द लैंसेट इज, लैंसेट क्या है? मेडिकल जर्नल। न्यूज़पेपर कहाँ बोला गया? मैगजीन, गैजेट कुछ नहीं बोला गया, मेडिकल जर्नल बोला गया। नंबर 4, द फाइंडिंग्स ऑफ द लैंसेट वर पब्लिश्ड आफ्टर। फाइंडिंग्स मतलब जो लैंसेट ने जो छापा है ना, उसी को फाइंडिंग्स कहा जाएगा। तो जो सर्वेस कराए थे लैंसेट ने, फिर जो रिजल्ट्स आए थे, नंबर्स आए थे, वो पब्लिश लैंसेट ने कब किए थे? कब किए थे? जब देश भर में इंटरव्यूज कैरी आउट किए थे, है ना, देश भर के लोगों से पूछताछ की गई थी, इंटरनेशनल टीम भेजी थी लैंसेट वालों ने। कैरी आउट का मतलब है किसी कार्य को करना, बाकी सब नहीं होगा। इंटरनेशनल रिव्यूज नहीं किए गए थे, प्रॉपर वेरिफिकेशन
ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है सर। सर्वेज कंडक्ट कराए गए थे, इसके आधार पर न्यूज़ को या फाइंडिंग्स को पब्लिश किया गया था। ठीक है? देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैराग्राफ का। वन ऑफ द बिग रीजंस ऑफ मलेरियल डेथ्स इज, मलेरियल डेथ्स का प्रमुख कारण में से एक कारण क्या है? ये जो अंडर रिपोर्टिंग होती है जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है? ये देखिए मैल न्यूट्रिशन अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के लोगों में जो कुपोषण की समस्या है ये कारण है, इसका तो जिक्र नहीं किया गया। ठीक है? लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स अफ्लिक्टेड विद, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, अफ्लिक्टेड विद ग्रसित होना, पीड़ित होना जिसको कहा जा सकता है। बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है खास तौर पे अफ्लिक्टेड वर्ड को। ठीक है? अफ्लिक्टेड विद याद रखिएगा। ये देखिए मलेरिया बीमारी ही तो है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता उन पेशेंट्स को जिनको मलेरिया हो रखी हो। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया केसेस, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इनफर्टिलिटी अमंग यंग एज पीपल, ये जो नपुंसकता है यंग एज के लोगों में वो प्रमुख कारण है, इसकी तो बात नहीं की गई है। यू हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ये अंडर रिपोर्टिंग होती है मलेरिया केसेस की, ये मुख्य कारण है सर। ये मुख्य कारण है क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। हालांकि प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होती है ना बॉस, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके सामने अब एक पैराजम्बल है, उसको देखिए। इसमें क्या है कि नंबर 1 और नंबर 6, पहला और आखिरी का जो सेंटेंस है उसे अरेंज करके दे दिया गया है। बीच के सेंटेंसेस को पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। ऑप्शन देखिए एस आर एस और पी, दो बार एस है, देखा आपने? इसका मतलब है कि प्रबल संभावना है कि एस से शुरू हो। ठीक है? हाँ, फिर भी देखते हैं। रोजा स्लेमन किसी का नाम है, पाग्ड हरकार कोई महिला है उनका नाम है, रोला नाम है। इन दी ओनली एम्प्टी स्पॉट आउटसाइड त्रिपोलीज एवेंजेलिकल चर्च, एवेंजेलिकल का मतलब है जहां पर एक तरीके से एवेंजलिस्ट होते हैं जो भविष्य बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना, जो धर्म की बातें बताते हैं उनको बोला जाता है। चर्च है कोई त्रिपोली में, त्रिपोली कोई प्लेस होगा, तो वहां पर एक कोई एम्प्टी स्पॉट मिला होगा, एकमात्र खाली कोई जगह मिली होगी, उसने वहां पर अपनी कार को पार्क कर दिया। ठीक है? बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट मेक्स हर यूनिक। ये तो नहीं आएगा सर, कार को पार्क कर देने से वो यूनिक कैसे हो गई? शी इज ए पास्टर, पास्टर बोलते हैं बेसिकली जो प्रीचर हो, जो पुजारन हो, उसको कहा जाता है। एंड एट 37 शी इज यंगर देन मोस्ट ऑफ हर कलीग्स, और उसकी उम्र 37 है और इस उम्र में वो अपने तमाम कलीग से छोटी है। मतलब 37 की एज में वो इस काम को करती है, पुजारन है, प्रीचर है एक तरीके से, तो वो उसके तमाम कलीग्स उससे बड़े हैं। इट इज अ स्मॉल सैंड कलर्ड बिल्डिंग, ये एक छोटी सी जो रेत के रंग की बिल्डिंग है। आपको नहीं लगता कि आर से स्टार्ट कर सकते हैं हम? क्योंकि इधर चर्च की बात की गई है ना सर, और चर्च को ही आगे यहाँ रिलेट कर दिया गया विद अ सिंपल फकेट। फकेट का मतलब होता है जो चीज आगे की ओर बनी होती है, जिसे गांव की भाषा में छज्जा बोलते हैं या बालकनी बोलते हैं। घर के आगे का जो डिजाइन होता है ना उसको फकेट कहा जाता है। ठीक है? याद रखिएगा सर, घर के आगे का जो डिजाइन गेट बनाया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, जो कुछ भी वो फकेट में आता है। लार्ज वुडन डोर्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी, मतलब ये इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि एक छोटी सी सैंड कलर की बिल्डिंग सिंपल फकेट के साथ, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे थे, और ये बिल्डिंग कहाँ थी? इन द मिडिल ऑफ द सिटी। एस को देखिए। इट वॉज संडे मॉर्निंग एंड लाइक एवरी संडे at around this time Rola was headed to work। ठीक है? ये संडे मॉर्निंग की बात थी और प्रत्येक संडे के जैसे इसी टाइम के आसपास रोला जो है वो काम के लिए निकलती थी, ये कहा जा रहा है। तो आप आर से अगर स्टार्ट करते हैं तो एक ऑप्शन है आर का, देख लेते हैं, फिर आर के बाद एस आ जाएगा। आर में देखिए बिल्डिंग की बात की गई है, बिल्डिंग की बात की गई है चर्च की, और आर में उसी चर्च के बारे में थोड़ा बता दिया गया है। फिर नई कहानी शुरू हुई कि संडे मॉर्निंग थी और इस टाइम पे रोला अपने काम के लिए निकलती थी, पी। अब प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, नहीं माफ करिएगा, आर एस के बाद क्यू है। शी इज अ पास्टर एंड, हाँ, ये ठीक है कि वो इस फील्ड में है, और फिर क्यू के बाद पी आ सकता है, लेकिन यही एक चीज उसको यूनिक नहीं बनाती कि वो इस कम एज में पास्टर है।
S6 को पढ़िए, कुछ और भी दिया गया होगा। रोला इज ऑल्सो एज फार एज आई नो the only female pastor in Lebanon and perhaps even in the entire Middle East। ये सारी चीजें उसको यूनिक बनाती हैं सर। रोला की तारीफ कहाँ की गई है? क्या एस में की गई है, आर में की गई है? नहीं। क्यू में की गई है, पी में की गई है और एस सिक्स में की गई है। तो आर एस क्यू पी मेरे हिसाब से ये सही अरेंजमेंट है, क्योंकि पी से एस सिक्स बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और भी चीजें जो है उसे यूनिक बनाती हैं और उसमें क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो आर एस क्यू पी। देखिए, लग रहा था कि एस से ही स्टार्ट होगा क्योंकि 2 बार एस था, लेकिन आया नहीं। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी रहती जरूर है कि जो ऑप्शंस कई बार आए हों, है ना, उनमें से किसी से ही कि कोई आंसर हो, लेकिन कभी कभी चीजें बदल भी जाती है, जैसे यहाँ बदली हैं। हाँ, दूसरे पैराजम्बल को देखिए, द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पहला सेंटेंस है और फिर लास्ट सेंटेंस है इन द कंट्री। ठीक है, इन द कंट्री। देखिए, द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स in Uttar Pradesh have become the toast of winter sports lovers। टोस्ट मतलब खाने वाले टोस्ट नहीं होते हैं, मतलब जो चीज़ आपको बहुत भाए, अट्रैक्ट करे अपनी ओर, मनोरंजन का साधन जो हो। विंटर स्पोर्ट्स स्पोर्ट लवर्स, जो लोग ठंडियों में घूमने आते हैं, ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। अब आप समझिएगा, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स कहाँ के? गढ़वाल हिमालयाज के। और कहाँ के सर? जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं गढ़वाल हिमालयाज के। एस से स्टार्ट करिए सर, एस। एस 2 बार एस आया है सर। एस के बाद पी आएगा या क्यू आएगा, ये देखिए, द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। अगर क्यू लगाते हैं हैव बिकम और पी लगाते हैं ऑफ गढ़वाल हिमालयाज इन उत्तर प्रदेश, ये ठीक है सर। एस के बाद पी लगाइए। देखिए क्या होता है कि प्लेस को पूरा लिखिए, जैसे आई एम एट गोमती नगर। ठीक, इन लखनऊ, पूरा प्लेस लिखिए। पहले छोटा प्लेस लिख दिया और फिर बड़ा प्लेस लिख दिया। तो ये गढ़वाल हिमालय जो कि यहाँ की बात हो रही। ठीक है, द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ऑफ गढ़वाल हिमालयाज इन उत्तर प्रदेश हैव बिकम द टोस्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट लवर्स इन द कंट्री। ठीक है, ये हो जाएगा एस पी क्यू आर, ये सही अरेंजमेंट हो गया। फटाफट छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है इस नाम से और टेलीग्राम चैनल इस नाम से। इस ग्रुप की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इस चैनल पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे बैचेस की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो वर्कशीट्स होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो इस सेशन में इतना ही। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तैयारी को ढंग से जारी रखें, ब्रेक ना होने दें। जितने सेशंस अपलोड होते जाते हैं उन सारे सेशंस को पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।